नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ही चुनौतियां बड़ी बड़ी हैं। लेकिन एक ऐसी भी चुनौती है जिसे दोनों ही खेमों को झेलना है। श्री गणेश गैशो हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की, यानी कि एआईएमआईएम की, क्योंकि एआईएमआईएम के जो चीफ हैं वह हाल ही में बिहार आए हैं। आपने देखा पूर्णिया गए, असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि अभी जो हाल ही में बिहार में दो जगह उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो कुर्नी की बात करें या गोपालगंज की बात करें, दोनों ही जगह अगर महागठबंधन को झटका लगा है तो ओवैसी की पार्टी के कारण लगा है। और जो पुराने कुछ नतीजे हैं, आपके पास कुछ डेटा भी है जो आपने कलेक्ट कर रखा है। लगता है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अधिकतर सीटें जीतेंगे, और उनके लिए एक चैलेंज भी है। जब बिहार से नरेंद्र मोदी की अश्वमेध रथ को रोकने के लिए कवायद शुरू हुई है, मुहिम शुरू हुई है, विपक्षी नेताओं को एकजुट कर रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी की जो एनडीए है वो कह रही है कि इस बार 400 पार, 24 में 400 पार। तो चुनौती बड़ी है। असदुद्दीन ओवैसी भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए आलोक, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनौती की शुरुआत बिहार से होती है। जब नीतीश कुमार और देश की तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि 2019 में नरेंद्र मोदी को रोक देंगे, बीजेपी को बहुमत से नीचे लाकर रखेंगे, और उधर बीजेपी कह रही है, अमित शाह आकर कह चुके हैं कि हम बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे, मतलब एनडीए। तो देखिए, बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या नीतीश कुमार 2019 के परफॉर्मेंस को, रिजल्ट को 2024 में दोहरा पाएंगे? लेकिन 19 में तो एनडीए के साथ नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं ना, 39 सीटें जीती थी। हाँ, कि 2019 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो बिहार में 40 में से 39 सीटें जीत गए। 16 नीतीश कुमार के, 17 उनके, 6 लोजपा के। एक सीट पर हार मिली जेडीयू को ही, ठीक है ना, किशनगंज में। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है नहीं, नीतीश कुमार महागठबंधन में है, आरजेडी के साथ है। 2019 में आरजेडी नील बट्टा सन्नाटा हो गया, जीरो पर आउट हो गए थे। तो क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में 2019 की तरह 40 में 40 या 39 सीटें जीत पाएंगे? बहुत कठिन है। और जब ये कठिन है तो फिर वह राह भी बहुत कठिन है जिसमें नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को रोकना है कि यदि 39 से आप नीचे आए तो कहा जाएगा कि वो धार नहीं रही। बीजेपी यदि 17 से नीचे आई, जो उनकी जीती हुई सीटें हैं, तो उनके लिए भी कहा जाएगा कि कमजोर पड़ी बिहार में। लेकिन देखिए, एक सवाल जो आपने ओवैसी का उठाया, बीजेपी प्रसन्न रहती है कि ओवैसी हैं, और महागठबंधन को पता है कि उनके लिए बड़े छेद हैं ओवैसी। तो इस छेदा को जो वोट बैंक में छेद है, सेंधमारी है, बिग होल है। हाँ, ठीक है, आपने जो कहा, क्योंकि देखिए आरजेडी तो ये मानती है कि मुसलमान हमारे, और मुसलमानों के लिए कुर्बानी भी बीजेपी, और मुसलमानों के प्रति समर्पण भी बीजेपी दिखाती है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, पहले भी कहे हैं कि 2024 में चुनाव का एक मुद्दा मुसलमान बनाम जय श्री राम होगा, जिस तरीके की बीजेपी की तैयारी है। और ओवैसी इन दिनों नीतीश और तेजस्वी से बहुत खपा है, क्योंकि उनके जीते हुए 5 विधायकों में से 4 विधायक को तेजस्वी तोड़ कर ले गए। और नीतीश कुमार ने तो खुलकर कह दिया कि उन्होंने मिलने का समय मांगा था, हमने नहीं दिया और नहीं मिलेंगे। ओवैसी ने गुस्से में नीतीश को नीतीशवा तक कह दिया, पूर्णिया में नीतीशवा तक कह दिया, जो सही बात नहीं थी। देखिए, 2020 में यदि तेजस्वी यादव सरकार बनाने के करीब पहुंचते पहुंचते चुक गए तो उसमें भी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बड़ा योगदान है। देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक ओवैसी की पार्टी ने किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी है, सीमांचल क्षेत्रों में। हाँ, सीमांचल में, और सिवान और गोपालगंज और शिवहर में भी तैयारी हो सकती है, ठीक है ना। तो इन 7-8 क्षेत्रों में बिल्कुल ताल ठोकने की तैयारी में है। और देखिए, जब ओवैसी लड़ते हैं, देखिए 2019 में उन्होंने एक टेस्ट किया था, केवल किशनगंज में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। अख्तरुल ईमान जो इन दिनों विधायक हैं, वो ये चुनाव लड़ रहे थे। और आपको पता है, जिस एक सीट पर मात्र कांग्रेस को जीत मिली थी, महागठबंधन को जीत मिली थी, वहां भी डॉक्टर मोहम्मद जावेद, कांग्रेस के प्रत्याशी, बहुत गिरते लुढ़कते चुनाव जीते थे।
बिल्कुल अंतिम चक्र की मतगणना तक यह लग नहीं रहा था कि रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, आप डाटा की बात करते हैं, 2019 का जो चुनाव परिणाम है, जावेद को 3,67,017 मत आए थे, 3,67,017, और सैयद महमूद अशरफ जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें 3,32,551 मत आए थे। तो देखिए, सैयद महमूद अशरफ जो जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले मतों में अधिकांश मत हिंदुओं के थे, क्योंकि हिंदुओं का ध्रुवीकरण हुआ था और नरेंद्र मोदी की एक लहर भी थी। हाँ, लहर भी थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे, दूसरे नंबर पर आ गए थे। और अख्तरुल ईमान, देखिए ओवैसी ने टेस्ट किया था, तीसरे पायदान पर रहकर AIMIM के प्रत्याशी 2,95,029 मत ले आए थे। कम मत नहीं होता है। और देखिए, किशनगंज में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र है, ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र है, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र है, कोचाधामन है, अमौर है और बायसी है। और बहादुरगंज और कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में तो ओवैसी की पार्टी ने 2019 में ही बढ़त हासिल कर ली थी, और मामूली बढ़त नहीं। देखिए, आपको आंकड़े बताते हैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र 2019 के चुनाव परिणाम का। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को 67,625 मत मिले थे, और दूसरे नंबर पर जेडीयू बीजेपी के उम्मीदवार सैयद महमूद अशरफ, उन्हें 52,486 मत मिले थे। कांग्रेस वाले तीसरे नंबर पर थे बहादुरगंज में, उन्हें केवल 44,492 मत मिले थे। कोचाधामन, जहां बढ़त मिली थी ओवैसी की पार्टी को, अख्तरुल ईमान को 68,242 मत, सैयद महमूद अशरफ को 38,721 मत, और मोहम्मद जावेद को 36,984 मत। ये तो कहिए कि अमौर, बायसी और किशनगंज ने जावेद को जीत दिला दी। ठाकुरगंज में जेडीयू बीजेपी के प्रत्याशी सैयद महमूद अशरफ आगे चले गए थे 71,309 मत लाकर। तो ये चुनाव परिणाम देखिए, अब किशनगंज में तो टेस्ट हो चुका, इसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव आया, और बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीत ली ओवैसी की पार्टी। जिन सीटों की भी आप चर्चा करते थे उसमें से भी कुछ है। देखिए, है क्या, किशनगंज लोकसभा क्षेत्र जो है वो 2 जिलों में है, 2 विधानसभा क्षेत्र जो है अमौर और बायसी, वो पूर्णिया जिले में है। तो जब 2020 के चुनाव आए तो बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर, बायसी और जोकीहाट अररिया लोकसभा क्षेत्र में, जहां से शाहनवाज जीते थे। हाँ, जहां से शाहनवाज जीते थे, अपने ही भाई सरफराज आलम को चुनाव हराकर। तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे चुनाव आपस में लड़ गए थे, जो अभी आरजेडी में चले गए, मंत्री भी हैं अभी। हाँ, शाहनवाज मंत्री भी हैं, जब AIMIM से वो गए। तो 2020 के चुनाव परिणाम को भी आप देखेंगे कि ओवैसी की पार्टी ने अपनी ताकत को कैसे बढ़ाया। 5 सीटें जीती, अब एक ही है, 4 आरजेडी में चले गए। तो बहादुरगंज में देखिए, ओवैसी की पार्टी के जीते मोहम्मद अंजार नईमी, वोट कितना आया, 85,855। मतलब वहां के मुसलमान मतदाताओं ने आरजेडी को वोट नहीं दिया। वहां दूसरे नंबर पर लखनलाल पंडित VSIP के 40,640, और महागठबंधन के उम्मीदवार तौसीफ आलम को मात्र 30,204। मतलब हम और आप क्या कहेंगे, तो वोटों का आंकड़ा कहता है कि किस तरीके से सिंध भारी। कोचाधामन में मोहम्मद इजहार आपसी चुनाव जीते ओवैसी की पार्टी के। वोट कितने, 79,893। यहां भी दूसरे नंबर पर जेडीयू के उम्मीदवार, मतलब तब एनडीए था। हाँ, तब एनडीए के उम्मीदवार मुजाहिद आलम 43,750। फिर से आरजेडी तीसरे नंबर पर मुसलमानों के क्षेत्र में मोहम्मद शाहिद आलम मात्र 26,134 मत। सोचिए, बीनर को 79,893। ये आंकड़े कह रहे हैं। अब देखिए, अमौर में जहां से अख्तरुल ईमान चुनाव जीते, जो अब भी ओवैसी की पार्टी में है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आगे की तैयारी मजबूती से कर रहे हैं। और उन्होंने महागठबंधन को डैमेज कराया भी, कहां, कुर्नी में और गोपालगंज में। तो अमौर में अख्तरुल ईमान जीते चुनाव। वोट कितना, 94,459, 94,459। अगेन यहां महागठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल जलील मस्तान तीसरे नंबर पर, मंत्री भी थे, मंत्री रहे थे कभी, 31,863 मत।
दूसरे पायदान पर थे सबा जफर, जेडीयू बीजेपी के कैंडिडेट 41,944, 22 वहां भी देखिए क्या अंतर है। वहां भी अंतर है, सैयद रुकनुद्दीन अहमद चुनाव जीते ओवैसी की पार्टी के 68,416 मत लाकर। यहां भी आरजेडी जो एमवाई की पार्टी कही जाती है वो तीसरे नंबर पर 38,254 और दूसरे नंबर पर बीजेपी के विनोद कुमार 52,043, जो कि जो अररिया लोकसभा क्षेत्र में वहां लड़ाई हुई ओवैसी की पार्टी में और आरजेडी में, लेकिन जीत मिली ओवैसी की पार्टी को ही। शाहनवाज तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे वो चुनाव जीत गए एआईएमआईएम के प्रत्याशी के तौर पर 59,596 मत, और सरफराज आलम तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे आरजेडी वे चुनाव हार गए 52,213 मत लाकर। यहाँ बीजेपी के रंजीत यादव 48,943 मत ले आए। तो ओवैसी छेड़ा करने को तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, विशेषकर तेजस्वी यादव जिनकी पार्टी कही जाती है माई की पार्टी है, मुसलमान और यादव की पार्टी है, क्या ओवैसी की सेंधमारी को, ओवैसी की डकैती को उनके वोट बैंक में, ओवैसी तो कहेंगे देखिए चुनाव लड़ने का मेरा भी हक है, रोक पाएंगे? और यदि नहीं रोक पाएंगे तो जिस अश्वमेध रथ को रोकना है वो कितना कठिन होगा, क्योंकि बिहार में ही नहीं, मैं इशारों में कहता हूँ, याद है ना गोपालगंज में जो कुछ गाड़ियां घुसी थी और फिर चुनाव हार गए थे। हाँ। एक अपने भी हैं जो पराये बन बैठे हैं। नहीं, अपने और पराये देखिए, वो कहते हैं कि आपने मुझे अपना कहाँ माना है, कहाँ माना, मुसीबत में कहाँ साथ रहे। हाँ, मुसीबत में आप कहाँ साथ रहे, तो वही भी मान रहे हैं। आप केवल एक नजरिए से मत देखिए। तो भाई जो पीड़ित है वो कह रहा है आपने मुझे नहीं पूछा जब मैं कष्ट में था, मेरे पिता ने तो सदैव आपको पूछा था, आपकी पार्टी को पूछा, न्यौछावर कर दिया, प्राण न्यौछावर कर दिया, हाँ, जेल जाना मंजूर किया। तो ओवैसी के छेदा को कैसे बंद करेंगे? और यदि छेदा बंद नहीं होगा तो फायदे में तो बीजेपी होगी, नुकसान में महागठबंधन होगी। देखिए ओवैसी की पार्टी, मैंने शुरू में ही कहा, एआईएमआईएम का फुल फॉर्म भी आपको बताया था, मजलिसे इत्तेहादुल, यानी कि जो मजलिसे है, जो पूरा मजलिस है मुसलमानों का, उन्हें एकजुट करने में जो ओवैसी जुट चुके हैं। अगर उनकी खरी खरी बातें उनके कानों में गूंज गई और शहद की तरह उनके कैसे कहे भीतर उतर गए, नतीजे बता रहे हैं, रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि आप तीसरे नंबर पर चले जाते हैं, तो फिर ये जो पूरा संगठन है और ये जो पूरा समुदाय है वो कहीं आपको डैमेज ना कर दे। सिर्फ ये कह देने से कि हाँ वो उनको वोट नहीं देंगे, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो फिर किसे देंगे, सिर्फ मैं ही बचा हूं, ये ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं है। तो इस ऑप्शन को अगर बनाए रखना है तो उनके लिए कुछ आगे सोचना होगा। उस कम्युनिटी के लिए जो उस कमेटी ने न्यौछावर किया है उनके लिए भी कुछ आगे, कमेटी के लिए नहीं, आपको यह दिखाना होगा कि आपकी पार्टी जो है पूर्ण रूपेण उनके लिए है। कहाँ वो गैप हुआ कि लालू यादव के साथ वो इतनी मजबूती से खड़े होते थे और अब खड़े नहीं हो रहे हैं, अब नहीं खड़े हो रहे हैं, कहाँ ये गैप हो गया, इस गैप को समझना होगा। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इन गलतियों को महागठबंधन को सुधारना होगा वक्त रहते, नहीं तो अंजाम काफी बुरा होगा। ट्विटर हैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।